नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 9। ओके, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आपका टॉपिक रहने वाला है हमारा, वो क्या है, हमारा कॉम्पटन इफेक्ट। तो हेडिंग डालिए फटाफट अपनी कॉपी में, कॉपी पेन निकालिए और लिखिए कॉम्पटन इफेक्ट। क्या लिखिए? कॉम्पटन इफेक्ट। ओके, नाउ कॉम्पटन कौन है? एक साइंटिस्ट थे। कॉम्पटन क्या थे? एक साइंटिस्ट थे, और जिस इफेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उन्हीं के नाम पर, और उन्होंने इसको स्टडी किया, तभी इसको क्या बोल दिया गया? कॉम्पटन इफेक्ट बोल दिया गया। तो कॉम्पटन साइंटिस्ट थे, जैसे अभी हमने बोला। तो 1923 में एक एक्सपेरिमेंट किया। कब? 1923 में एक क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट क्या था? उन्होंने क्या किया? एक हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन लिया ना। हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन क्या होता है? एक्सरे। उन्होंने क्या ली? एक एक्सरे ली इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है? कोई एक एक्सरे है। ये क्या है? हमारी कोई एक एक्सरे। लैब में ये एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। ठीक है, कोई एक्सरे ली और इस एक्सरे को कहाँ इंसिडेंट कराया? एक फ्री इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट कराया। लेट अस से ये क्या है मेरे पास? यहाँ पर कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है मेरे पास? फ्री इलेक्ट्रॉन ना। अभी इलेक्ट्रॉन ऐसे तो रखा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन तो मिलता नहीं है हमको, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? एक्चुअल में एक एलिमेंट रखेंगे। जैसे कार्बन का एलिमेंट रख दिया, और कार्बन के एलिमेंट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो किसकी, कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया यहाँ पर। ओके, तो ये क्या है मेरे पास? कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। और जैसे ही ये एक्सरे, उन्हें एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि जैसे ही ये एक्सरे किससे टकराया? इस फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराया। इसने क्या किया? इस फ्री इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिकॉइल कर दिया इस तरीके से। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इस तरीके से इधर को रिकॉइल हो गया, और ये खुद ये एक्सरे क्या होगी? यहाँ से इस तरीके से स्कैटर होगी। ठीक है, यानी खुद क्या होगी? इसके इस तरीके से स्कैटर होगी अपने इंसिडेंट डायरेक्शन से, और इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? इस तरीके से रिकॉइल कर दिया ना। अगर आपसे मैं पूछूं, अगर मैं ये बोलूं कि इसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी म्यू है और इसकी वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा है। ठीक है, कुछ फ्रीक्वेंसी है इसकी कितनी? म्यू, और वेवलेंथ कितनी है इसकी? लैम्डा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आफ्टर स्कैटरिंग इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा? देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स बोलती है कि यहां पर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये यहां से जाएगी, इससे टकराएगी, इसको रिकॉइल करेगी, और उसी फ्रीक्वेंसी या फिर उसी वेवलेंथ के साथ क्या हो जाएगी? स्कैटर हो जाएगी या फिर आगे बढ़ जाएगी। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कर गई? इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो तो डिक्रीज कर गई, और वेवलेंथ क्या कर गई? इसकी इंक्रीज कर गई। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन म्यू होता है। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करे तो लैम्डा क्या कर जाएगा? ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या देखा सबसे पहले कॉम्पटन ने 1923 में? उन्हें यह देखा कि जब हम किसी एक हाई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को अज्यूम कर लिया, कौन सा रेडिएशन? एक्सरे रेडिएशन को। तो सबसे पहले उन्होंने एक्सरे के लिए किया था, तो हम एक्सरे बोलेंगे। तो उन्हें क्या बोला कि जब किसी एक्सरे को किसी फ्री इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट कराते हैं, तब वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है? रिकॉइल कर देती है, और खुद क्या हो जाती है? स्कैटर्ड हो जाती है। लेकिन जो स्कैटर्ड रेडिएशन होता है उसकी वेवलेंथ इंसिडेंट वेवलेंथ से क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या बोला? कि जो स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ होगी वो इंसिडेंट रेडिएशन के वेवलेंथ से क्या होती है? ज्यादा होती है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, या फिर इसी इफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं? कॉम्पटन इफेक्ट बोल देते हैं। तो लिख के चलेंगे इसको। तो लिखिए यहाँ पर कॉम्पटन इफेक्ट हेडिंग डालिए, तो वहां पर लिखिए व्हेन या फिर इन कॉम्पटन इफेक्ट, ऐसे लिखिए। क्या लिखिए? इन कॉम्पटन इफेक्ट when a X-ray incident on free electron, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इंसिडेंट ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन, then it scattered at some angle from incident direction, and it is found that wavelength इसको मिटा दूं, wavelength of scattered radiation is greater than
इज ग्रेटर देन इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, क्या बोला दोबारा देखते हैं, देखो। इन कॉम्पटन इफेक्ट व्हेन ए एक्सरे, ठीक है, ये तो टॉपिक का नाम है, व्हेन ए एक्सरे इंसिडेंट ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन, जब किसी फ्री इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट होती है, देन इट स्कैटर्ड एट सम एंगल फ्रॉम द इंसिडेंट डायरेक्शन, इंसिडेंट डायरेक्शन से कुछ एंगल पर क्या हो जा रही है, स्कैटर्ड हो जा रही है, एंड इट इज फाउंड दैट द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन, यानी ये जो वेवलेंथ है स्कैटर्ड रेडिएशन की, इज ग्रेटर देन द इंसिडेंट रेडिएशन। तो इंसिडेंट रेडिएशन से क्या होती है, ज्यादा होती है। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी ऑफ, अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना चाहें तो हम बोलेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन, स्कैटर्ड रेडिएशन इज लेस देन इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, या तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये तो आप अंडरस्टूड है। ठीक है, नाउ अब यहां पर क्या हो रहा है, कुछ वेवलेंथ में चेंज हो रहा है। तो अगर मैं ये अज्यूम करूं कि लैम्डा क्या है मेरे पास, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और दूसरी चीज की है मेरे पास लैम्डा डैश, लैम्डा डैश क्या है, वेवलेंथ ऑफ किसका, स्कैटर्ड रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, कुछ वेवलेंथ में शिफ्ट देखने को मिल रहा है। तो शिफ्ट इन वेवलेंथ कितना हो जाएगा, शिफ्ट इन वेवलेंथ, शिफ्ट इन वेवलेंथ कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा। ये क्या है, ज्यादा है, ये क्या है, कम है, तो कितना आ जाएगा, शिफ्ट इन वेवलेंथ लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। शिफ्ट इन वेवलेंथ कितना आ गया, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा निकल के आ गया। तो दिस इज शिफ्ट इन वेवलेंथ। क्लियर हुई बात। ओके, तो ये क्या निकल गया मेरा यहाँ पर, शिफ्ट इन वेवलेंथ। और इसको हम कभी कभी डेल लैम्डा से भी दिखाते हैं, तो डेल लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। अब हमको यही चीज फाइंड करना है कि ये शिफ्ट इन वेवलेंथ कितना आया। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमको कि ये शिफ्ट इन वेवलेंथ लैम्डा डैश माइनस लैम्डा कितना आया। यानी अगर इसको हमने फाइंड कर लिया तो हम कहेंगे कि हमने क्वांटम इफेक्ट को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। नाउ अब इसको हम क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। देखो क्लासिकली क्यों एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स तो सीधे बोलती है कि अगर मैं यहां पर क्या करूंगा, इस रेडिएशन को इंसिडेंट कराऊंगा, तो जो यहां से स्कैटर्ड रेडिएशन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी से के बराबर होगी। लेकिन ऐसा यहां पर देखने को नहीं मिला, तो हम इसको क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से क्या नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नाउ तो यहां पर कॉम्पटन ने क्या किया कि कौन सा अप्रोच लिया, उन्होंने फोटोन वाला अप्रोच लिया, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का अप्रोच लिया। हम बोल सकते हैं प्लैंक पोस्टुलेट की हेल्प से इस कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। और जब उन्होंने सबसे पहली बार कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, कब, 1923 में, तब उसके बाद से ही हम फोटोन को एज ए पार्टिकल क्या करने लगे, ट्रीट करने लगे। उस समय तक कोई कह रहा था हाँ फोटोन पार्टिकल है, कोई कह रहा था नहीं फोटोन पार्टिकल नहीं है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद, जब इस क्वांटम इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के बाद ही जो फोटोन है उसको ये मान लिया गया कि वो एक्चुअल में क्या होता है, पार्टिकल ही होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा एक एक्सपेरिमेंट है कि फोटोन के पार्टिकल होने का प्रूफ किस एक्सपेरिमेंट ने दिया। सबसे अच्छा जो क्या बोल सकते हैं, प्रूफ बोल सकते हैं, वो तो इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने भी दिया, लेकिन उसको उतनी मान्यता नहीं मिली जितनी मान्यता किसको मिली, इस कॉम्पटन इफेक्ट को मिली। तो ठीक है, तो कॉम्पटन इफेक्ट अगर आप बोलोगे इसका क्या, क्यों इतना इंपॉर्टेंट, तो आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसके बाद ही जो हमारा फोटोन है उसे क्या मान लिया गया, पार्टिकल मान लिया। उससे पहले तक फोटोन के बारे में मतलब कोई कहते हैं हाँ है फोटोन होता है, कोई कहते हैं नहीं होता है। यानी साइंटिस्ट में क्या था, एक विरोध टाइप का था, कोई समर्थन कर रहे थे, कोई समर्थन नहीं कर रहे थे। लेकिन इसके बाद से जो फोटोन है वो क्या हो गया, पक्का हो गया उसके बारे में कि वो क्या है, पार्टिकल ही है। ठीक है, क्लियर हुई बात। नाउ तो अब हिडन डालिए क्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वांटम इफेक्ट बाय द हेल्प ऑफ क्वांटम थ्योरी। तो लिखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वांटम इफेक्ट। तो इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, फिर हिडन डालिए क्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वांटम इफेक्ट। ठीक है, मैं मिटा दूं इसको, ठीक हो गया। चलो तो हेडिंग क्या है हमारी, एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वांटम इफेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ
कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। एक चीज तो पता है, कॉम्पटन ने किसकी हेल्प ली? क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प ली। ठीक है, तो सबसे पहले अजम्पशन, कुछ क्या किया उन्हें? अजम्पशन किए। तो देखते हैं पहले अजम्पशन। अजम्पशन क्या क्या थे उनके? अजम्पशन ऑफ क्वांटम। ठीक है, ओके। देखो पहला अजम्पशन क्या है, इंपॉर्टेंट है। पहला अजम्पशन क्या है उनका? पहला अजम्पशन है कि जिस इलेक्ट्रॉन से हमारा क्या टकराएगा, रेडिएशन टकराएगा, या फिर क्या बोलेंगे हम, फोटोन टकराएगा, क्योंकि हम रेडिएशन नहीं बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे? फोटोन बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ये लिख लो, कॉम्पटन ट्रीट या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? कॉम्पटन ट्रीट रेडिएशन एज बंडल ऑफ एनर्जी या फिर एज फोटोन। ठीक है, या फिर ऐसे मत बोलो, थोड़ा अजीब लग रहा है। फर्स्ट अजम्पशन क्या हो गया? कॉम्पटन एक्सप्लेन कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन explained Compton effect with the help of Planck postulate। दैट इज क्या है? दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। वो क्या है हमारा? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं या फिर रेडिएशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो हम एक्सरे की बात कर रहे थे, और तो हम किसकी बात करेंगे? एक्सरे के फोटोन की बात करेंगे। ठीक है, यानी छोटे छोटे क्वांटा की बात करेंगे या फिर बंडल ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। कहाँ? कॉम्पटन इफेक्ट में। तो ये तो क्या होगा? पहला अजम्पशन। दूसरा अजम्पशन क्या है कि जिससे वो क्वांटा टकराएगा या फिर वो फोटोन टकराएगा, वो इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा अजम्पशन। तीसरा अजम्पशन क्या है? तीसरा अजम्पशन है हमारे पास क्या, कि इनिशियली इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, इनिशियली या बिफोर कोलिजन इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा? रेस्ट पर होगा। ठीक है, और फोर्थ चीज क्या है? फोर्थ चीज है हमारे पास क्या? कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। जो कोलिजन होगा वो क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक होगा। कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। कैसा होगा? परफेक्टली इलास्टिक होगा। और जब भी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है, तब वहां पर एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी क्या रहते हैं? कंजर्व रहते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन या फिर बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। ठीक है, उससे पहले एक और लिखो, या फिर ऐसा लिखो, आफ्टर कोलिजन जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन का मास होगा आफ्टर कोलिजन, वो कौन सा मास होगा? रिलेटिविस्टिक मास होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो बहुत हाई स्पीड से, यहाँ पर हाई वेलोसिटी से मूव करेगा, तो सब कैसा मास लेना पड़ेगा मेरे को? रिलेटिविस्टिक मास लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा लिखो यहाँ पर, आफ्टर कोलिजन रिलेटिविस्टिक mass of electron is taken। ना क्या होता है इलेक्ट्रॉन का रिलेटिविस्टिक मास? रिलेटिविस्टिक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 1 माइनस c² ये होता है। ठीक है, ये तो पढ़ा है हम लोगों ने रिलेटिविटी में। ओके, पांचवा हो गया। छठा क्या है? टू फाइंड शिफ्ट इन वेवलेंथ यानी डेल्टा लैम्डा। टू फाइंड डेल्टा लैम्डा। डेल्टा लैम्डा क्या है? शिफ्ट इन वेवलेंथ। वी नहीं, कॉम्पटन ने यूज किया। ठीक है, कॉम्पटन
यूज क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनका क्या किया, यूज किया। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया और क्या निकाल दिया, डेल लैम्डा निकाल दिया कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद। तो ये क्या थे, हमारे अजम्पशन थे, इतने अजम्पशन, 6 अजम्पशन। ठीक है, ओके, क्लियर हुई बात ना। अब बात करते हैं कि किस तरीके का हो रहा था ना, एक अब ये मैथमेटिकल प्रोसेस होगी। ओके, इतना समझ में आ गया, तो मैथमेटिकल प्रोसेस में तो मैथ से मैथ करनी है, वो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो, फिर डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं कि कैसा हो रहा है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो रहा है, सॉरी रिकॉइल हो रहा है, और किस तरीके से हमारा फोटोन क्या हो रहा है, स्कैटर हो रहा है। ठीक है, बात करें आगे, चलो इसे नोट करो, फिर इसे मिटाते हैं, फिर उसकी बात करते हैं कि कैसा हो रहा होगा उधर पे। फिर ये डेल लैम्डा निकालते हैं, ये ध्यान रखना यहाँ पर आफ्टर कोलिजन कैसा लेना है हमको, रिलेटिविस्टिक मास लेना है। ठीक है, ओके, चलो मिटाएं फिर, चलो ओके। नाउ उसके बाद लिखो, तो लेट अस कंसीडर कि हमारे पास कोई एक फोटोन है, किसका फोटोन है, एक्सरे का फोटोन है, एक्सरे रेडिएशन का फोटोन है, और वो क्या हो रहा है, किसी एक फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, माना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन के इनिशियल इस डायरेक्शन में चल रहा है, यानी किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। इसकी कुछ एनर्जी होगी, कितनी एनर्जी होगी, एच न्यू एनर्जी होगी। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, एच क्या है उसका प्लांक कांस्टेंट, एच क्या है प्लांक कांस्टेंट, और एच न्यू क्या होती है, एनर्जी। प्लांक कांस्टेंट हमको पता है, किसी एक फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है, एच न्यू के बराबर होती है। ठीक, ये फोटोन यहां से आया और एक फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराया। ठीक है, माना अज्यूम कर लिया फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कहीं यहाँ पर है, दिस इज अवर फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस इज अवर फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली कहाँ पर है, ये रेस्ट में है, तो उसका रेस्ट मास, सॉरी अगर रेस्ट में है तो उसकी एनर्जी कितनी हुई, रेस्ट मास एनर्जी के बराबर, तो यानी m0c², अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में हम। तो इनिशियली कहाँ है, रेस्ट में है ना, इसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू, और जैसे ही इसे टकराया, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, देखो कैसे, ऐसे रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक है, ठीक, ऐसे रेडिएशन आ रहा है, यानी ये एक्सरे आ रही है, या फिर बोल सकते हैं फोटोन आ रहा है इस तरीके से, और किससे टकराया, इस इलेक्ट्रॉन से टकराया। जैसे इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, टकराते ही क्या कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिकॉइल कर देगा ना। भी इलेक्ट्रॉन कैसा है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी इस फोटोन की बहुत कम एनर्जी खर्च होगी इसको रिकॉइल करने के लिए, यानी बहुत कम एनर्जी खर्च होगा। अगर ये क्या होता, बाउंड होता तो बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती। अभी क्या है, ये फ्री है, तो क्या होगी, बहुत कम एनर्जी क्या होगी, खर्च होगी। टोटल एनर्जी कितनी है उसकी, एच न्यू है, तो एच न्यू का ये बहुत छोटा सा पार्ट इसको यहां से रिकॉइल करने में क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि इनिशियल डायरेक्शन, ये क्या है, इसकी इनिशियल डायरेक्शन है। अज्यूम कर लो कि इनिशियल डायरेक्शन से कुछ एंगल थीटा पर क्या हो गया, ये रिकॉइल हो गया इस तरीके से। ठीक है, इधर की डायरेक्शन में। ठीक, किस वेलोसिटी से, सम वेलोसिटी v से, किसी वेलोसिटी v से क्या हो गया, इधर को ये रिकॉइल हो गया है, कौन, हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक, और इनिशियल डायरेक्शन कितना एंगल बना दिया इसने, थीटा एंगल बनाया। ये क्या हुआ, रिकॉइल हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिकॉइल हो रहा है, ध्यान देना। और अब जो ये फोटोन है, इसने हमने थोड़ा सा एनर्जी इसको दी, और अब खुद क्या हो जाएगा, ये स्कैटर हो जाएगा। तो खुद क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहां से इधर की ओर स्कैटर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज स्कैटर्ड फोटोन। ठीक, तो ये क्या है, मेरे पास इधर की ओर स्कैटर्ड फोटोन है, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, तो दिस इज अवर स्कैटर्ड फोटोन। नाउ अब स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी। अब इसकी एनर्जी पहले कितनी थी, एच न्यू, अब कितनी हो जाएगी, एच न्यू डैश, कितनी होगी, एच न्यू डैश। अब जो h यहां पहले यहां था, जितना इधर था उतना ही h तो इधर होगा, क्योंकि h क्या है, कांस्टेंट है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये एनर्जी इससे क्या है, कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इससे क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब यहां पर कि जो न्यू डैश है वो क्या है, लेस देन न्यू है। ठीक है, ऐसा तो देखने को मिल रहा था एक्सपेरिमेंटली हमको। तो क्वांटम की हेल्प से, क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से क्या कर दिया हमने, इसको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि फोटोन की एनर्जी कम हो रही थी। फोटोन की एनर्जी कम होने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हुई बात। नाउ अब देखो, अब क्या और क्या देख सकते हैं हम यहाँ पर, एक चीज और, जैसे ये किसी एक एंगल पर क्या हुआ, स्कैटर्ड हुआ। अज्यूम कर लिया जो एंगल है वो कितना है, यहाँ से फाई है, किस एंगल पर स्कैटर्ड हुआ, फाई एंगल पर क्या हुआ, स्कैटर्ड हुआ। तो जो फाई है ये क्या है, यहाँ पर एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फाई। फाई क्या है मेरे पास यहाँ पर, एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, फाई इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। फाई क्या है हमारा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग है। अब देखो, चलो अब ध्यान से देखो, अब आएगा मैथमेटिकल चीजें ना। अब बिफोर कोलिजन क्या है कंडीशन, देखो बिफोर कोलिजन सबसे पहले कहां देखते हैं, बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने से पहले, बिफोर कोलिजन।
देखो अगर बिफोर कोलिजन में एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करूं कितनी हो जाएगी बताओ, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है, साफ साफ दिख रहा है हमको डायग्राम में, कितनी है, एच न्यू है। ठीक है, अगर मैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इसके बाद इलेक्ट्रॉन के बाद एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी होगी, रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी आ जाएगी, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर। सी क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट है, ये सब आप जानते हो। ठीक है, कि रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये क्या आ गया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ अब बिफोर कोलिजन अगर मोमेंटम ऑफ फोटोन निकालूं, क्या निकालूं मैं, ये दिख रहा है आपको, बहुत छोटा हो रहा है ना क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है ना। मोमेंटम ऑफ फोटोन निकाल तो कितना हो जाएगा बताओ, मोमेंटम ऑफ फोटोन, याद है कुछ मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, बताओ भैया। मोमेंटम ऑफ फोटोन हमने पढ़ा था, मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, ई अपॉन सी होता है, और ई क्या है मेरे पास यहाँ पर, एच न्यू है, तो एच न्यू अपॉन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू अपॉन सी। जिसको पता नहीं है वो हमारा कौन सा लेक्चर देख सकता है, फोटोन वाला। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, वहां पर हमने डिस्कस किया मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, इतना होता है। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, देखो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, एच न्यू अपॉन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच न्यू अपॉन सी। तो रख दो यहाँ पर एच न्यू अपॉन सी, क्या आ जाएगा, एच न्यू अपॉन सी आ जाएगा। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए कितना होगा, अगर मैं पूछूं किसकी बात, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन कहाँ है, वो रेस्ट में है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये रेस्ट में है। अगर रेस्ट में है इसका मतलब इसका मोमेंटम कितना हो गया, शून्य, जीरो हो गया। तो ये तो कहानी होगी कहाँ, बिफोर कोलिजन। अब कहाँ देखो, आफ्टर कोलिजन देखो। अब किसकी बात कर देते हैं यहाँ पर हम, आफ्टर कोलिजन। तो बताओ भैया आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन सबसे पहले क्या देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करो, क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी हो जाएगी, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है, लिखी है मैंने यहाँ पर, एच न्यू डैश, क्या है मेरे पास, एच न्यू डैश, जहां न्यू डैश क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन आफ्टर स्कैटरिंग या फिर आफ्टर कोलिजन। ओके, दूसरा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी रेस्ट मास एनर्जी नहीं होगी अभी क्योंकि ये मूव कर रहा है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा बताओ, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी v, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी v, यहां पर लिख देंगे हम क्या, मूविंग विद वेलोसिटी v। अब कौन सी एनर्जी लेंगे, रिलेटिविस्टिक एनर्जी, और कितनी होती है, एम सी स्क्वायर, कितनी होती है, एम सी स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई मास v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, एम सी स्क्वायर इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ठीक है, जहां m क्या है, वेयर m इज अगेन रिलेटिविस्टिक मास, जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना हमने, m इज इक्वल टू, जहां m क्या है मेरे पास, दिस m इज m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये है ये m ये है। ठीक है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, एम सी स्क्वायर होगी। ठीक है, क्लियर हुई बात ना, ये तो क्या होगा एनर्जी। अब देखो मोमेंटम, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा बताओ, मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा, देखो एनर्जी कितनी है, एच न्यू डैश, मोमेंटम कितना होता है, एनर्जी अपॉन सी, तो कितना आ जाएगा, एच न्यू डैश अपॉन कितना आ गया, सी आ गया। क्लियर हुआ बात इतना, ओके ओके ओके, मोमेंटम निकल गया। अब क्या निकाल दो यहां से आप, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दो, फिर कितना हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बताओ, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू वी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, m इंटू वी। m क्या है यहाँ पर, अगेन रिलेटिविस्टिक मास, ये वैल्यू है m। ओके, क्लियर हुई बात, इतना जब क्लियर हो गया बहुत अच्छी बात है, जिसको इतना समझ में आ गया बहुत अच्छा। नाउ अब क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे पहले, फिर क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो एक काम कर रहा हूं मैं, इधर लिख दूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम, इधर लिख देता हूं, ठीक है, कोई जगह है तो इधर लिखो। नाउ अब क्या लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पहले क्या लगा दो इधर पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाइंग, आप पूरा लिखोगे, ठीक है, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लिखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिफोर कोलिजन जो एनर्जी होगी वो आफ्टर कोलिजन एनर्जी के बराबर होगी ना। बिफोर कोलिजन नेट एनर्जी कितनी है, दिस वन, यानी बिफोर कोलिजन कितनी है मेरे पास, एच न्यू प्लस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर है।
आफ्टर कोलिजन कितनी है, एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर, कितनी है आफ्टर कोलिजन, एच न्यू डैश फिर कितना है प्लस एम सी स्क्वायर, ऐसा है कुछ, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं हम, देखो क्या लिख सकते हैं इसको, हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, इसे इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा, देखो ये एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस का एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, हाँ जी ऐसा लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। ओके चलो इतना बहुत है, इतना छोड़ दें इसको। तो एक काम करो यहाँ से, और एक काम कर लो, यहाँ से एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसको ऐसा लिख दो। ओके नाउ इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ठीक है। तो ये तो क्या लगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया। अब क्या लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नाउ अब देखो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहां पर देखो ये मोमेंटम 2 डायमेंशन वाला है, ठीक है। तो यहां पर कुछ इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएगा और एक कंपोनेंट इसका वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो पहले यहां पर हम इसको कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं। देखो थोड़ा मिटाना पड़ेगा मेरे को, इसको मैं रेस्ट को मिटाता हूं, ठीक है, पता ही है आपको रेस्ट में है करके ना। सबसे पहले देखो फोटोन के मोमेंटम को, फोटोन का इस डायरेक्शन मोमेंटम कितना है, एच न्यू डैश अपॉन सी है, ठीक है। तो इसका इधर की ओर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बता सकते हो आप, अलोंग दिस डायरेक्शन इधर की ओर कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, ये कंपोनेंट हो जाएगा क्या इसका मेरे पास, एच न्यू डैश अपॉन सी इंटू कॉस फाई हो जाएगा, एक इधर की ओर कंपोनेंट। एक कंपोनेंट कहाँ की ओर आएगा इसका, इधर की ओर आएगा, ऊपर की ओर। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, दिस कंपोनेंट इज एच न्यू डैश अपॉन सी इंटू कितना आ जाएगा, साइन फाई आ जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात। नाउ सिमिलरली इसके मोमेंटम को तोड़ दो, एक मोमेंटम कहाँ की ओर, इधर की ओर आ जाएगा, कौन सा वाला, इधर को कितना है इसका मोमेंटम, एम भी है, कितना है एम भी है, इधर की ओर कितना हो जाएगा फिर इसका एम भी कॉस थीटा हो जाएगा। और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, वो कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर, और वो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर एम भी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो एक बार कहाँ लगेगा, अलोंग एक्स एक्सिस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले कहाँ देखते हैं, ए पार्ट में अलोंग एक्स एक्सिस, किस इधर की ओर, एक्स एक्सिस की ओर। देखो तो देखो एक्स एक्सिस की ओर बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या है, यही तो है, देखो ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, कितना है मेरे पास यहाँ पर एच न्यू अपॉन सी है, कितना है एच न्यू अपॉन सी। अब इलेक्ट्रॉन मोमेंटम 0 है तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो इन दोनों का सम, यानी कितना आ जाएगा ये एच न्यू डैश अपॉन सी इंटू कितना आया यहाँ पर कॉस फाई, फिर कितना आ जाएगा देखो प्लस का कितना आया एम वी इंटू कॉस थीटा, ठीक, ये चीज आ गया। ला 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 सही लिख रहा हूँ मैं, एम बी इंटू कॉस थीटा। अब एक काम करो, इसको इधर ले आओ, ये वाले टर्म को, इस वाले टर्म को इधर ले आओ, ठीक 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 सही कर रहा हूँ, ओके सही हो रहा है। कितना होगा देखो, एच न्यू अपॉन सी माइनस का एच न्यू डैश अपॉन सी इंटू कितना आया इधर पे कॉस फाई आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू एम वी इंटू कॉस थीटा आ गया, ठीक है। यहाँ सी कॉमन है दोनों ओर से, सी को इधर से उठा के इधर भेज दो, इधर भेज दो सी को, तो कितना आ गया देखो यहाँ से मेरे पास एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इंटू कितना आया कॉस फाई, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आया ये एम वी सी इंटू कॉस थीटा। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2, इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 2, इक्वेशन 2 बोल दो इसको, ठीक। ये तो क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कहाँ लगाओ, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ। क्या मिटाऊं मैं, तो एक काम करो आप इसे नोट कर लो, ठीक है, मुझे तो याद है, वैसे हो गया इसका काम, मेरे ख्याल से हो गया इसका काम, तो मिटा ही दो इसको, चलो ठीक है, इसे मिटाई देते हैं ना। अब कहाँ देखो, अलोंग वाई एक्सिस, बी पार्ट में कहाँ की ओर देखेंगे, अलोंग वाई एक्सिस, बी पार्ट में कहाँ की ओर देखेंगे, वाई एक्सिस की ओर, ठीक ना। देखो बिफोर कोलिजन वाई एक्सिस में कोई मोमेंटम है नहीं है, तो बिफोर कोलिजन वाई एक्सिस में जीरो मोमेंटम ना। आफ्टर कोलिजन देखो कितना है, वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना है मेरे पास एच न्यू डैश अपॉन सी, और कितना है मेरे पास साइन फाई, और माइनस वाई डायरेक्शन में कितना है माइनस का कितना आ जाएगा एम वी इंटू साइन थीटा। अब नेगेटिव साइन क्यों आया,
क्योंकि कहाँ की ओर है ये, नीचे की ओर। वैसे ऐड होता है लेकिन वेक्टर क्वांटिटी होती है तो नीचे की ओर क्या हो जाएगा, अपने आप ये नेगेटिव हो जाएगा। इसे तो ले हुआ तो कितना हो जाएगा ये एच न्यू डैश अपॉन सी इंटू कितना आया यहाँ पर साइन फाई इज इक्वल टू कितना आया ये एम वी साइन थीटा आ गया। ओके, अब देखो इस सी को यहाँ से उठाकर कहाँ रख दो, आप दूसरी लाइन में करना, मैं सीधे कर दे रहा हूँ, इस यहाँ से उठा के रख दिया, कर सकते हैं ऐसा, यहाँ डिवाइड में था यहाँ मल्टीप्लाई में होगा। सेट इज सम इक्वेशन नंबर 3, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, बिल्कुल सही ना। इसे मिटा दो, इसका काम हो गया है ना। अब एक काम करो, इक्वेशन 2 और 3 को स्क्वायर करके ऐड कर दो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, इक्वेशन 2 और 3 को स्क्वायर करो और ऐड कर दो। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, क्या करो, इक्वेशन 2 का स्क्वायर करो, फिर उसके बाद इक्वेशन 3 का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, ऐसा करना है हमको। ठीक है, अब पूरा लिखना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो इक्वेशन 2 का स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, सीधे कर दूं, चलो लिख ही लेता हूं, क्या हो जाएगा देखो ये एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इंटू कॉस फाई का होल स्क्वायर, फिर इसके साथ प्लस भी होना है, इसके स्क्वायर के साथ प्लस कितना आ जाएगा देखो ये एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा इक्वल में, ये इक्वल में आ गया क्या मेरे पास एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे पीछे हो गया थोड़ा ये, कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा कॉस प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस स्क्वायर थीटा ना। ऐसा क्यों लिखा, तो आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। देखो दोनों ओर से क्या होगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन होगा और अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर ये बचेगा। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, फिर उसको मिटा दूंगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये कितना है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है। दोनों ओर से क्या कॉमन है, ये कॉमन है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन है, अंदर कितना बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये टर्म कितना हो गया पूरा 1 हो गया। ठीक है, तो बचा कितना एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इस पूरे को जो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसे मिटा के मैं क्या लिख रहा हूँ सिंपल यहाँ पर एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो रख दो यहाँ पर क्या आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर और इंटू सी स्क्वायर। ओके, तो इसे ओपन करो, जिसके लिए स्क्वायर किया है वो काम तो हो जाए, तो करो ओपन। कितना आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस प्लस का एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और माइनस का 2h स्क्वायर न्यू डैश और ये क्या आ गया यहाँ पर मेरे पास कॉस फाई प्लस का एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और फिर इक्वल टू कितना है मेरे पास यहाँ पर एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब इन दो टर्म को देखो, एक बार इसको देखो और एक बार इसको देखो, दोनों से कितना कॉमन है एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन ले लो फिर यहाँ से एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर कॉमन है तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ से मेरे पास एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर। ओके, ये न्यू स्क्वायर था, ये क्या है मेरे पास है न्यू स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा देखो एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉमन है, अंदर कितना बच गया ये साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, फिर माइनस का कितना है ये 2h स्क्वायर न्यू डैश और ये कितना है यहाँ पर कॉस फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके 1, ये पूरा कितना हो गया 1 हो गया। तो कितना आ गया मेरे पास देखो ये एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर ये आया, फिर माइनस कितना आ जाएगा देखो 2h स्क्वायर न्यू डैश और अंदर कितना आ गया यहाँ पर कॉस फाई आ गया एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। ओके, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसा हो गया। ओके चलो ठीक है, इसे कुछ इक्वेशन बोल दो, फिर इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 1 2 3 हो गया, इक्वेशन नंबर 4 बोल दो इसको, क्या बोल दो इक्वेशन नंबर 4 ना। अब कुछ कर सकते हैं क्या यहाँ पर हम? आंसर है हाँ, थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं।
यहाँ से सी स्क्वायर ये वाला, नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, इस इक्वेशन का स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1, जो इक्वेशन 1 थी ना उसका स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1। चलिए देखते हैं, तिगड़म बैठानी है, हमको क्या निकालना है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा निकालना है। लैम्डा तो यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि ये न्यू है ना, इधर यहाँ से निकल जाएगा। देखो स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1 करो, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये आ जाएगा मेरे पास क्या, इस पूरे का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, इसको मैंने अंदर भेज दिया, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश और प्लस कितना है ये एम नॉट सी स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर एम स्क्वायर सी की पावर 4, लगाओ यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, देखो ये एच न्यू माइनस एच न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर सॉरी 4, फिर माइनस कितना है देखो माइनस 2 एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, ये ए हो गया, बी की जो कितना है मेरे पास एम नॉट इंटू सी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू कितना आया एम स्क्वायर इंटू सी की पावर 4 आ गई। अगेन ये क्या है ए प्लस बी का होल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसे फिर अगेन ओपन कर दो, तो यहाँ से एच स्क्वायर तो कॉमन आ गया दोनों ओर से, तो देखो क्या आ गया न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश, ये हुआ, फिर प्लस कितना है यहाँ पर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, फिर माइनस देखो दोनों ओर से h कॉमन है, तो कितना आ गया ये 2h एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, अंदर ब्रैकेट में कितना बच गया न्यू माइनस न्यू डैश, ये बचा, कितना बचा ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू डैश एंड दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी की पावर 4, एम स्क्वायर इंटू सी की पावर 4, ये बच गया, ठीक। इधर माइनस ही है ना, सॉरी यार गलत हो रहा, थोड़ा सा माइनस नहीं है, इसको अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो बीच में प्लस है, ये कैसा आएगा मेरे का पॉजिटिव आएगा, सॉरी 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 गलती होगी, माफ़ कर दियो सर, माफ़ कर दियो हमको। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 5, इससे क्या बोल दो समीकरण नंबर 5 बोल दो, थोड़ा सा लंबी लेंथी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिहाज से नहीं, आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम के, अगर 5 नंबर का आ गया तब तो रामकथा लिखनी पड़ेगी ना। ना अब एक काम करो, इक्वेशन 5 को इससे क्या कर दो सेपरेट कर दो, यानी इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4 करो इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4, देखो क्या मिलता है, अरे भी मिट जाता, बच गया, चलो क्या करो इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4 कर दो फटाफट, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 5, 5 माइनस 4 करना है, ठीक, पहले 5 लिखो, लेफ्ट हैंड साइड लिखो इसका, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हुए लिखना, कितना आ जाएगा देखो ये एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस का कितना आया एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर माइनस का कितना आया 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश, ये आया, फिर प्लस कितना होगा देखो यहाँ पर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, फिर प्लस कितना हुआ ये आया मेरे पास कितना 2h एम नॉट सी स्क्वायर इंटू कितना आया न्यू माइनस न्यू डैश, ना माइनस करना है आप, तो माइनस किसको कर दो इसका लेफ्ट हैंड साइड, और यार सही लिख रहा हूँ, ठीक, माइनस देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, फिर माइनस न्यू स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, फिर माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का कितना आ जाएगा 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश इंटू कॉस 5, ये हो गया, ओके ना। अब इससे इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, भाई माइनस कर रहे हैं अभी, वैसा वो वाला मत कर देना, इससे इसको माइनस, इससे इसको माइनस किया तो इससे इसको करोगे, तो इक्वल में कितना आ गया यहाँ पे मेरे पास
एम स्क्वायर सी की पावर 4 और माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं काट दो उनको, इससे ये उड़ गया, इससे ये उड़ गया, तो बचा क्या हमारे पास, ला 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 ला, देखो ये और ये कॉमन आ गए, देखो कितना है मेरे पास 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश कॉमन आ गया, अंदर कितना बच गया, अंदर बच गया मेरे पास कितना cos फाइव माइनस 1, क्योंकि माइनस का था और ये प्लस का था, cos फाइव माइनस 1, ये वाला बचा मेरे पास, कितना है मेरे पास 2h एम नॉट सी स्क्वायर इंटू म्यू माइनस म्यू डैश, ये भी तो है, इसको कहाँ भूल रहे हो, तो कितना आया प्लस का यहाँ पर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 एंड दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। क्लियर? ओके क्लियर ना। अब देखो इससे कुछ इक्वेशन बोल दो, इक्वेशन नंबर 6 बोल दो इसको ना। इक्वेशन नंबर 6 के राइट हैंड साइड को देखो, क्या है मेरे पास एम स्क्वायर सी की पावर 4, अरे सॉरी ये लिख लेते ना, चलो लिख लेते, ठीक है, नहीं लिखा तो आप पीछे कर सकते हो, इसे मिटाता हूं। इसके लेफ्ट हैंड साइड को देखो, सॉरी राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर कौन सा 6, बस अब आने वाला ही है आंसर, झट से क्या आपके सामने होगा। राइट हैंड साइड ऑफ, इसको सॉल्व करो अलग से, क्या है मेरे पास यहाँ पर लिख लेना राइट हैंड साइड RHS, तो क्या है मेरे पास एम स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ना एम क्या है हमने पढ़ा था, सिंस दिस एम इज रिलेटिविस्टिक मास, तो एम इक्वल टू क्या होता है एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है, तो एम स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। आंसर है हाँ जी, तो रख दो इसको यहाँ से उठा के इधर पे, तो देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसकी जगह कितना आ जाएगा ये एम नॉट का स्क्वायर अपॉन कितना आया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में कितना आया सी की पावर 4, मल्टीप्लाई में सी की पावर 4, फिर माइनस का कितना होगा देखो यहाँ पर ये एम नॉट स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, देखो दोनों ओर से एक काम करो, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 कॉमन ले लो, यहाँ से कितना बचा, ठीक है ये कॉमन ले लेना, अरे यार ठीक है चलो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस, देखो एम नॉट कॉमन आ गया इधर, लेकिन सी की पावर सिर्फ स्क्वायर है, तो यहाँ क्या वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बचा ऊपर, नीचे कितना आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, एलसीएम कितना आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ऊपर कितना बच गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल हो गए, बचा कितना है 1, तो कितना आ गया ये एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, कितना आया एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। तो इसका मतलब जो राइट हैंड साइड है इसकी वैल्यू कितनी है एम नॉट स्क्वायर इंटू सी की पावर 4 के बराबर है। तो एक काम करो इसे नोट करो यहाँ तक, उसके बाद मैं क्या करता हूँ इसे मिटाता हूँ और इसको नीचे को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, नोट हो गया, इसे नोट कर लो यहाँ तक, इसे यहाँ तक नोट करो। ठीक है, नोट हो ही गया होगा, जीनियस बच्चे हो या फास्ट एकदम पबजी वाले। तो इसकी जगह क्या पुट कर दोगे आप एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, तो इसके नीचे लिखो नाउ इक्वेशन 6 बिकम, तो लिखो यहाँ पर नाउ इक्वेशन 6 बिकम, मैं टाइम देखने गया पीछे, ठीक है मैंने सोचा क्या पता बंद हो गया कैमरा, लेकिन सही है चल रहा है। नाउ इक्वेशन 6 बिकम, इक्वेशन 6 क्या बन जाएगा, ये लिखो ये क्या है मेरे पास 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश इंटू कॉस 5 माइनस 1 प्लस 2h एम नॉट इंटू सी स्क्वायर इंटू न्यू माइनस न्यू डैश प्लस का एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। इससे इसको उड़ाओ, फटाफट करो आप, कट गया उधर जीरो हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इसको उधर भेज दो तो कितना आ जाएगा, देखो ये इसको उधर भेज दो, इधर वाले को कितना आए 2h एम नॉट इंटू सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू माइनस का 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश इंटू कॉस 5 माइनस 1, ये आया। देखो इस h से एक h कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो फिर यहाँ से
और इस 2 से ये 2 भी उड़ जाएगा, इस माइनस को अंदर ले जाओ और इस एम नॉट सी स्क्वायर को नीचे यहाँ हर में ले आओ, न्यूमिनेटर में ले आओ, तो कितना आ गया न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू ये एच न्यू न्यू डैश अपॉन कितना है ये एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, और इसको माइनस अंदर ले गए तो कितना आ गया 1 माइनस कॉस फाई आ गया। अब देखो ये यहाँ पर न्यू न्यू डैश मल्टीप्लाई में है, यहाँ से उठा के इनको कहाँ रख दो, इधर रख दो, तो क्या आ गया है न्यू न्यू डैश आ गया। ठीक है, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू इज इक्वल टू एच अपॉन कितना आ गया एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, 1 माइनस का कितना आ गया कॉस फाई आ गया। ठीक ना, हम सिंस वी नो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन न्यू होता है, तो न्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सी अपॉन लैम्डा, तो ये सी ऊपर लैम्डा, ओके कितना आ जाएगा ये सी अपॉन सॉरी, हाँ तो एक काम करो सी से मल्टीप्लाई कर दो सब जगह, सी सी सी, तो ये क्या हो गया दिस इज लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू इस सी से ये सी कैंसिल, तो कितना आया एच अपॉन एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस फाई, एंड दिस इज शिफ्ट इन वेवलेंथ, दिस लैम्डा माइनस लैम्डा डैश सॉरी लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज शिफ्ट इन वेवलेंथ, ये क्या निकल गया मेरे पास शिफ्ट इन वेवलेंथ। ठीक है, कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं इसको हम। ठीक है, दूसरा नाम क्या है इसका कॉम्पटन शिफ्ट। ठीक है, यही हमें क्या करना होता है फाइंड कर कॉम्पटन शिफ्ट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल लैम्डा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको डेल लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कितना आ जाएगा देखो हमारे पास डी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस फाई। यहाँ पर ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है क्योंकि एच कांस्टेंट, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं क्या कॉम्पटन वेवलेंथ, तो इसको एच सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस सी अपॉन ये क्या आ गया मेरे पास दिस इज कॉम्पटन वेवलेंथ। ठीक, क्या होता है ये कॉम्पटन वेवलेंथ होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है आप वैसे भी निकाल सकते हो, आपको याद भी होनी चाहिए। वैल्यू होती है इसकी लगभग 0.0242 एंगस्टन। कितनी होती है 0.0242 एंगस्टन। दिस इज वैल्यू ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आ जाता है कि व्हाट इज कॉम्पटन वेवलेंथ। ठीक है, जैम में आता है 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से पूछा जाएगा कॉम्पटन वेवलेंथ कौन सा है, उनमें से एक ऑप्शन ये होगा। तो इसमें क्या कर दो इस तरीके से साइन बना दो स्टार का, इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के नजरिए से दिस इज कॉम्पटन वेवलेंथ एंड दिस इज कॉम्पटन शिफ्ट, यानी फिर शिफ्ट इन वेवलेंथ। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन सी दैट दिस शिफ्ट इज ओनली डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ स्कैटरिंग। सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चाहे उस फोटोन की कितनी ही इंटेंस कितनी ही एनर्जी हो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि जो एंगल ऑफ क्या स्कैटरिंग है वो क्या है। ठीक है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या है उस बात पर डिपेंड कर रहा है कि जो मेरा शिफ्ट आएगा वो कितना आएगा। क्लियर हुई बात? ओके, तो ये क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर क्वांटम इफेक्ट और उससे रिलेटेड क्वांटम शिफ्ट हो गया। ठीक, यहाँ पर मैं एक आध का केस और ले सकता हूँ, आपको होमवर्क में देता हूँ। होमवर्क क्या होगा, आपको कुछ ऐसे फाइंड करना होगा। होमवर्क में ये है फाइंड शिफ्ट, होमवर्क लिखो HW, होमवर्क में लिखो फाइंड डेल लैम्डा व्हेन फाई इज इक्वल टू 0, पहला ये है। दूसरा है व्हेन फाई इज इक्वल टू 90, तीसरा है व्हेन फाई इज इक्वल टू 180, यानी स्कैटरिंग एंगल कितना होगा 180 होगा। अब हमें वैल्यू पुट करते रहना है, आंसर निकालते रहना है। ठीक है, निकालोगे। ओके, क्लियर हुई बात? ठीक, ओके, ठीक हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत है इतना। नेक्स्ट वाले में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर करेंगे जो कि और भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।